वेलकम बैक डियर। हम इलेक्ट्रॉन फोटोन वाले चैप्टर की पहले हमने बात किया था एटम न्यूक्लियस, उसमें मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन फोटोन, एटम मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन फोटोन मिला के 12 नंबर का आपका इसमें एग्ज़ाम में आना है। तो इसको ड्यूअल नेचर भी बोलते हैं। आपने पहले पढ़ ही लिया था कि ड्यूअल नेचर 1800-1900 के आसपास जो है, अर्ली 18 और 1900 में जो है सेंचुरी में ये कहा गया कि भाई जैसे मैटर और एनर्जी दो ही चीज़ अपने यूनिवर्स में हैं, तो मैटर पॉजेस ड्यूअल नेचर कि भाई वो पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। ऐसे ही रेडिएशन पॉजेस ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी है और एनर्जी भी है। रेडिएशन मीन्स जैसे लाइट है, तो लाइट के डिफरेंट फिनोमिना जो हैं, जो आपके पास वेव नेचर को जो सपोर्ट करते हैं, जिससे ये होता है कि भाई लाइट वेव है क्योंकि वो फैलती हैं। तो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। दीज फिनोमेनाज आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। और पार्टिकल नेचर में जैसे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, कॉम्पटन इफेक्ट है। तो इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पे आपको मालूम है ये सारी पहले तो आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस आनी चाहिए। फोटोन पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसका रेस्ट मास नहीं होता है, और mc² = h², एम सी को नीचे लेके तो एम सी मोमेंटम ऑफ फोटोन, और वेवलेंथ ऑफ फोटोन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एच प्लैंक कांस्टेंट है। इन जितने भी कांस्टेंट्स हैं इनकी आपके वैल्यू गिवन होती है एग्ज़ाम में, उसमें क्वेश्चन पेपर पे। एक डेफिनेशन आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको सब आनी चाहिए। इसका उल्टा एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट विच कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। एक वर्ड आता है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। देखो आप सब ने पढ़ रखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था आपने कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दे आर लूजली बाउंड इवन एट रूम टेम्परेचर, दे कैन लीव देयर पेरेंट एटम। और पूरे मेटल में दे कैन वांडर हेयर एंड देयर, तो रैंडम मोशन का होता रहता है, लेकिन वो मेटल के अंदर ही रहते हैं, मेटल से बाहर नहीं निकलते। तो मेटल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसका नाम वर्क फंक्शन होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। phi = h न्यू नॉट लिख लेते हैं, न्यू नॉट को हम वो बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और न्यू को हम c/λ की टर्म में भी, तो लैम्डा यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। बेटे इस पे डेफिनेटली 100% न्यूमेरिकल आएगा, लास्ट ईयर भी आया हुआ है और मैं अभी भी इस पे न्यूमेरिकल हम करेंगे। बड़े आसान आसान से न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर भाई एक मेटल सरफेस का जैसे दे रखा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल सरफेस इज़ 450 नैनोमीटर, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है 450 नैनोमीटर। तो कैलकुलेट 450 नैनोमीटर, कैलकुलेट वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। ऐसे ऐसे बड़े आसान आसान सा क्वेश्चन हैं। ये आपको फार्मूले अगर पता है तो लैम्डा दे रखी थी 450 नैनोमीटर एक क्वेश्चन में, लास्ट ईयर का ये है किसी, और 2 नंबर में। तो 450 नैनोमीटर लैम्डा दे रखी है, सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, एच प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम फाई कैलकुलेट कर सकते हैं। सी अब हर एक को पता है, एच की भी वैल्यू आपको गिवन होगी या वैसे याद होनी चाहिए आपको। तो फाई वर्क फंक्शन आपके पास ये आ जाएगा। इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे। आपको कहीं पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी तो आपसे वर्क फंक्शन पूछा जाएगा, ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे देखो। या आपको वर्क फंक्शन दे रखा होगा और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वही बोल दिया कि व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, इट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स known as photoelectrons and this phenomena is known as photoelectric emission। ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करने के लिए हमने अब इसमें एक छोटी छोटी वर्ड और याद करेंगे आप।
वेव नेचर जब हम रेडिएशन का पढ़ते हैं तो वहाँ पे वेव नेचर में तो बेटे इंटेंसिटी का मतलब है, वेव नेचर में रेडिएशन को अगर हम वेव मानते हैं तो वेव नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। इंटेंसिटी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड। और पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है, पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है, इंटेंसिटी स्टैंड्स फॉर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्टैंड फॉर नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। क्योंकि जब मैं ये इफेक्ट करूँगा इंसिडेंट पर सेकेंड, ये दो बातें आपको मालूम होनी चाहिए। वेव नेचर में इंटेंसिटी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर सेकेंड। वेव नेचर में इंटेंसिटी एनर्जी को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, लेकिन पार्टिकल नेचर में एनर्जी इज गिवन बाय फ्रीक्वेंसी। अभी हम पढ़ेंगे इसको तो तब बताएंगे। इसी के चलते इट फेल्स, जो ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है, इट फेल्स इट फेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इसी चीज़ के चलते। तो ये हमने पढ़ा होगा कि भाई हमने एक ट्यूब लिया, उसमें फोटोइलेक्ट्रिक सेंसिटिव प्लेट रखी और यहाँ पे एक एनोड बना दिया। इसको कम्यूटेटर का मतलब होता है रिवर्सिबल की से होता है ये, वोल्टमीटर वोल्टेज लगा दी इधर। शुरू में हमने इसको प्लेट ए को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, हम इसकी प्लेट ए की पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। मीटर दिखा रखा है क्योंकि बहुत मिनिमम करंट जनरेट होता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से। तो जब हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करते हैं, एस सोर्स हो गया, इस मेटल सरफेस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और ये पॉजिटिव प्लेट पे जोड़ रखा है इन्होंने पॉजिटिव की से ए को, तो वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बेटे। तो फ्लो, जब वो इलेक्ट्रॉन इस पर पहुँचते हैं तो बाहर वाले सर्किट में जाके इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन या फोटोइलेक्ट्रिक करंट बोलता है। करंट जनरेटेड ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक करंट। और वो तभी हो पाता है जब एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जबकि वेव नेचर में क्या था कि भाई जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी, तो ये हमारा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि चाहे इंटेंसिटी चाहे कितनी भी है, इंटेंसिटी चाहे कितनी भी है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा ही नहीं। तो यही कंसेप्ट है विच फेल्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ पे इंटेंसिटी पे नहीं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद वो जो है फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से पहले इंटेंसिटी कितनी ही ज़्यादा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो इसी सर्किट को लेते हुए हमने फिर वेरियस इफेक्ट्स देखे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसी से लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन बने चार। कि पहला तो हमने ये देखा कि हम इंटेंसिटी बढ़ाते गए तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ता चला गया, पहला ही लॉ बन गया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहा हूँ मैं। नंबर ऑफ फोटॉन, मान लिया मैंने कोई एक लाइटली पहले 10 फोटॉन्स डाल रहा हूँ, फिर 20 डाल रहा हूँ, फिर 30 डाल रहा हूँ, फिर 40 डाल रहा हूँ, तो मैं देखा कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट बढ़ा रहा हूँ या इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो करंट बढ़ रहा है। उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, तो ये फर्स्ट लॉ बन जाता है आपके पास। फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक पहला लॉ तो वही बन गया कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस ओनली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पहला लॉ तो ये बन गया। दूसरा लॉ बन जाता है फोटोइलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। तीसरा हम कर लें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल जो हम ये जब ग्राफ पढ़ रहे थे बेटे, यहीं से ही लॉ बन गए थे। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, ये आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के लिए मैंने ये देखा
कि मैं इस कलेक्टर का मतलब जो इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसको हम कलेक्टर प्लेट बोल रहे हैं, कि जैसे जैसे मैं पॉजिटिव पोटेंशियल इसका बढ़ाता जा रहा हूँ बेटा, तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आ रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, अलग अलग इंटेंसिटी लेके मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फिर ये सैचुरेट हो गया, इंटेंसिटी बढ़ाई तो फिर से। तुमने क्या देखा, इधर मैं पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं बेटे। मैंने पहले पॉजिटिव पोटेंशियल जब प्लेट का बढ़ाया, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट का बढ़ाया तो एक लेवल तक इंक्रीज होके बाकी सैचुरेट हो गया, फिर सैचुरेट हो गया, फिर सैचुरेट हो गया। ये सैचुरेशन क्या दिखा रहा है भाई, ये सैचुरेशन क्या दिखा रहा है? ये देखो सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो गया। क्या मतलब है भाई इसका? ये मतलब है कि जितने भी यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो सारे के सारे कलेक्टर ए पे पहुँच गए। उसके बाद इसका पॉजिटिव पोटेंशियल आप कितना ही बढ़ाते रहो, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गए तो वो कांस्टेंट हो गया करंट। तो ये इंटेंसिटी मैं अलग अलग किया, अलग अलग इंटेंसिटी पे मैंने ये देखा कि हमारा थोड़ा सा जाने के बाद थोड़ा करंट बढ़ा, उसके बाद सैचुरेट हो गया, कि जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उतने ही के उतने पहुँच रहे हैं। मान लिया मैंने 10 फोटोन डाले पहले, इंटेंसिटी 10 फोटोन पर सेकंड, तो 10 के 10 पहुँच गए। 20 फोटोन पर सेकंड, फिर 20 के 20 पहुँच गए। 30 फोटोन पर सेकंड, फिर 30 के 30 जो है कलेक्टर ए पे पहुँच गए। तो उसके बाद जिसके कारण वो कितना ही पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा लो, अब ये वेरिएबल का ये जो साइन है ये वेरिएबल सोर्स का है, तो कितनी वो बढ़ा लो करंट हो जाएगा कांस्टेंट। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं उल्टा। अब मैं यहाँ से जो है इसकी जो वोल्टेज रिवर्स कर देता हूँ रिवर्सिबल की से, ये कम्यूटर से हम वोल्टेज इसकी रिवर्स कर देते हैं। अब हम प्लेट ए को क्या कर देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। अब कम्यूटेटर से अब मैं जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर इंसिडेंट करूँगा तो मैं क्या देखता हूँ कि ये नेगेटिव प्लेट है, इसका मैं नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा। ये जो है वेरिएबल सोर्स है, नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा। एक स्टेज ऐसे आएगी कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा भाई। तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे एक भी इलेक्ट्रॉन इस पे ना पहुँचे, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। दैट वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल at which no electron reach at the collector plate, that is called stopping potential। इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके आ रहे थे भाई, जो भी हम यहाँ पे लाइट डाल रहे थे प्लेट सी पे जो लाइट डाल रहे थे, उसका एक पार्ट तो वर्क फंक्शन देने में लग रहा था, एक इसको काइनेटिक एनर्जी देने में लग रहा था। इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन भाग रहे थे, किसने रोका उनको? इसने, स्टॉपिंग पोटेंशियल ने रोका। तो काइनेटिक एनर्जी जब उसकी जीरो हो गई तो वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में, EV0। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। I1 I2 I3 मैंने अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट ली थी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इंटेंसिटी का मेरा मतलब यहाँ से है नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट on that plate, फोटो एमिसिव प्लेट। तो मैंने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू सेम आती है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। तो बेटे पेपर में ये ग्राफ ऐसे आएगा आपके पास, मैं बोर्ड के क्वेश्चन बता रहा हूँ, बोर्ड में ग्राफ ऐसे दे देंगे आपको और वो पूछेंगे इसमें से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है, कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है, और ये क्या शो कर रहा है, इंटरसेप्शन क्या शो कर रहा है। बोर्ड में आपसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा बोर्ड में, आपको ये ग्राफ ऐसे दे देंगे, ये ग्राफ ऐसे दे देंगे आपको और आपसे पूछेंगे इसमें क्या चीज़ है, ये क्या इंटरसेप्ट कर रहा है, ये ग्राफ ऐसे दे देंगे। तो आप खाली कुछ नहीं बताएंगे, वो आपसे पूछेंगे ये जो ग्राफ है ये किसके बीच में ग्राफ है, तो तुम बताओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल और इधर नेगेटिव। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ है। इसमें वेरिएबल कौन सा है? I1 I2 I3। आपको बताना पड़ेगा ये
तो यहाँ पे इंटेंसिटी अलग है और कांस्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट है। ये बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ था, ये कोई भी इसमें क्वांटिटी इंडिकेट नहीं कर रखी थी, तो आपसे पूछा गया था इसमें ये ग्राफ किस किस क्वांटिटी को शो कर रहा है, ये इंटरसेक्ट किस पे हो रहा है, किसके बीच में ये ग्राफ है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस वो पोटेंशियल के बीच में हम ग्राफ पढ़ रहे हैं। इसमें इंटेंसिटी वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी कौन, मतलब मान लिया एक ही कलर की वेवगॉर है ना, 7 कलर है ना, तो मान लिया जैसे ग्रीन कलर की लाइट है तो ग्रीन कलर की लाइट के 10 फोटोन, ग्रीन कलर की लाइट के 20 फोटोन, ग्रीन कलर की लाइट के 30 फोटोन। फ्रीक्वेंसी सेम रखी और इंटेंसिटी चेंज की। अगला ग्राफ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटे, इसमें पेपर में ग्राफ इस चैप्टर में ग्राफ का ही क्वेश्चन आएगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी कांस्टेंट कर दी, आई कांस्टेंट कर दिया मैंने। अब ये ग्राफ भी ऐसे आया हुआ था एक बार, तो यहाँ पे पूछेंगे इस ग्राफ में क्या कांस्टेंट है, इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब हमने लाइट डाली। अब मैं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब है दूसरा फिजिकल इंटरप्रिटेशन, भाई 10 फोटोन मैंने वायलेट के डाले, 10 फोटोन मैंने इंडिगो के डाले, 10 फोटोन मैंने ब्लू के डाले, अलग अलग कलर की लाइट डाली, फ्रीक्वेंसी अलग अलग। वेवगॉर 7 कलर हो ना वेवगॉर में, वेवगॉर जब हम लिखते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी घटती, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी घटती जाती है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, वायलेट कलर की, फिर इंडिगो, फिर बी, फिर ग्रीन, और फिर लास्ट में रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो हमने इसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट रखा और फ्रीक्वेंसी वेरी किया। तो हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आई। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता चला गया। तो यहाँ से एक लॉ और बन गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द इंटेंसिटी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ये तीसरा लॉ, 4 लॉ हैं टोटल। पहला लॉ तो वही है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन विल टेक प्लेस ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा लॉ है इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आफ्टर वो है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद। और तीसरा लॉ बन गया ये अभी हमने जो पढ़ा, वो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे हमने पोटेंशियल का इफेक्ट देख रहे हैं, पोटेंशियल पहले पॉजिटिव किया फिर नेगेटिव किया, तो फिर हमने देखा कि जो है काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और ये मैं पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी आगे बनाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है बेटे कि एज सून एज द फोटोन इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट इमीडिएटली, दैट इज देयर इज नो टाइम गैप, टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट फोटोन एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बेटे हमने जैसे चारों लॉज कर चुके हैं। अब आ जाता है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। पता ही है आइंस्टाइन ने बोला था कि भाई एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ metal surface, energy incident on a metal surface, a part of it is used to provide work function and rest is used to provide kinetic energy to the ejected photoelectron। किसी मेटल सरफेस पे जब हम कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो उसकी एनर्जी दो तरीके से यूज़ हो जाती है। वन पार्ट इज़ यूज टू प्रोवाइड वर्क फंक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। आपने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है आइंस्टाइन की, उसको हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में ऐसे लिख देते हैं, एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट माइनस फाई नोट अपने वर्क फंक्शन पढ़ाई है। तो इसको हम कितनी फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपने डेरिवेशन में किया हुआ है।
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। न्यू नॉट हमने क्या ले लिया, न्यू नॉट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरीके से हमने अलग अलग फॉर्म में लिख दिया था ये आइंस्टाइन इक्वेशन। और इक्वेशन 1 को हम ई वी नॉट एच अपॉन न्यू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग फंक्शन आपने लिख रखे हैं अलग अलग इक्वेशन की फॉर्म में, और इन्हीं इक्वेशन से आपने प्रूव कर रखा है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। न्यू अगर लेस देन न्यू नॉट आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ जाती है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के लॉ को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये मैं आइंस्टाइन इसलिए पढ़ाया कि जो मैं अभी पहले जब हम इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे थे, तब एक रिलेशन आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में भी। अगर हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको क्या देता है। तो देखिए आप इसका स्लोप निकालें, वी नॉट माइनस ज़ीरो, इसका इस लाइन का स्लोप अगर आप निकालें, स्लोप निकालना आपने सीख रखा है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई क्या है, वी नॉट माइनस ज़ीरो, और डेल्टा एक्स क्या है, न्यू माइनस न्यू नॉट। इधर फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ। तो ये आ जाता है स्लोप वी नॉट अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट। आइंस्टाइन इक्वेशन का जब मैं यूज़ करता हूँ तो स्लोप देखो किसके बराबर आ जाता है बेटे, वी नॉट अपॉन ये एच बाई ई के बराबर आ जाता है। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये एडवांटेज है स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ गिव्स प्लैंक कांस्टेंट, रेशो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हम इस स्लोप का इस ग्राफ का इस्तेमाल प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एच बाई ई कांस्टेंट आएगा, यानी कि वी नॉट और न्यू में जब भी कोई ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट होगा उसका स्लोप। तो ये भी अगला अभी न्यूमेरिकल आएगा जो पिछले साल 2025 में आया। 2025 वाला पेपर बड़ा अच्छा पेपर था, मतलब वो आपका एक रेगुलर स्टूडेंट जो रट्टेबाज स्टूडेंट है वो उसको नहीं कर पाया था। जिसने कंसेप्ट, जिसने डिटेल में पढ़ रखा है, अंडरस्टैंड कर रखा है, वो ही उस पेपर को कर पाया था। कंसेप्चुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रखा था वो पेपर को। तो वहीं से देखो, यहीं से कंसेप्ट निकाल लेंगे आप। एक कंसेप्ट और है कि अगर हम डिफरेंट मेटल के लिए ग्राफ बनाएंगे, वो उस न्यूमेरिकल में भी आया हुआ है, आगे मैं पढ़ाऊँगा अभी न्यूमेरिकल 2025 का। तो सब के लिए ग्राफ जो है यूँ पैरेलल लाइन आएगा, क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट है। किसका, पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। जब भी हम ग्राफ बनाएंगे डिफरेंट मेटल्स के लिए तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होंगे और पैरेलल होंगे एक दूसरे के। क्यों होंगे भाई पैरेलल, क्योंकि एच बाई ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ एच बाई ई देता है। तो चाहे आप कितने ही मेटल के लिए ग्राफ बना लो, ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, कितने ही डिफरेंट मेटल के लिए आप ग्राफ बना लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वो पैरेलल लाइंस आएंगी। और दूसरा क्वेश्चन इस पे कैसे पूछ सकता है भाई, ये न्यू नोट 1 कर लेता हूँ मैं, ये न्यू नोट 2 कर लेता हूँ, ये न्यू नोट 3 करता हूँ। इस ग्राफ में देख के कोई आपसे पूछे ये जो 3 मेटल के लिए आपने ग्राफ बनाया ए बी सी, किसके वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो इसमें सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। सी जो मेटल है उसका वर्क फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। दूसरा और क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है, अरे पूछा हुए हैं, ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूँ सारे बोर्ड के क्वेश्चन की कर रहा हूँ। अगर हमने सेम रेडिएशन की लाइट इंसिडेंट की मेटल ए बी सी पे, तो कौन से वाले मेटल के फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। जिसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा
उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये रहा गया। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा इस इक्वेशन 1 से, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। आपने तो पढ़ ही लिया काइनेटिक एनर्जी E1। अगर मैं वो बोल रहा हूँ E माइनस फाई नॉट, अगर मैं बोल रहा हूँ मैंने सेम रेडिएशन इंसिडेंट किया 3 मेटल सरफेस पे, तो कौन से वाले मेटल सरफेस के जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी? जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम है। तो मेटल ए के जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। यही क्वेश्चन मैंने, चलो ये ऑलरेडी डिस्कस कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट ABC3 मेटल हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें बोर्ड के क्वेश्चन देखो, ये 30 मार्क्स का है, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें आ रखे हैं। ये सारा का सारा पहले तो उसने सारा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ ना, फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसीज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस, फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड फ्रॉम इट, ये सारा उसने पहले उसकी डिटेल बताई। इफ द फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सरफेस नो फोटो इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो ये सारी डिटेल बता रखा है, पूरा पहले एक्सप्लेनेशन कर रखा है उसने पूरा इंस्टेंट फोटो इलेक्ट्रिक। फिर उसने बना दिया ये ग्राफ आपको, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन फॉर 2 मेटल, जो मैं बोल रहा था, जो मैं कंसेप्ट याद करने के लिए कह रहा था, coincide with each other, are parallel to each other, are not parallel to each other and cross at a point on new axis, are not parallel to। तो आर पैरेलल टू ईच अदर क्यों? अभी मैंने आपको बताया था H/E आना है बेटा। न्यू V नॉट और न्यू नॉट में आप जब भी ग्राफ बनाएंगे, किसी भी डिफरेंट मेटल के लिए बनाएंगे, तो आपके पास H/E देगा, स्लोप क्या देगा? H/E। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स H/E की वैल्यू पता है, तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट फॉर दिस मेटल इज, तो अभी देखो प्लैंक कांस्टेंट क्या आ गया? m इक्वल टू H/E है, तो H किसके बराबर आ जाएगा? me। तो इसका मतलब C आ गया इसमें। द इंटरसेप्ट्स ऑन न्यू एक्सिस एंड V नॉट एक्सिस ऑफ द ग्राफ आर रिस्पेक्टिवली, तो इसमें न्यू एक्सिस और ये इसमें फर्स्ट आ जाएगा। ये कैसे बोला? ये आपने जो अभी इक्वेशन लिखी थी, इंटरसेप्ट ये EV नॉट जो है, EV नॉट H न्यू माइनस H न्यू नॉट आपने लिखा है जो बेटा, तो V नॉट किसके बराबर आ रहा है? H न्यू बाई E माइनस H न्यू नॉट बाई E। तो ये इसके भी बराबर है, इसके भी डायमेंशंस पढ़ रखी ना बेटा आपने। तो जब ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा, ये इंटरसेप्ट करेगा, ये आपको वैल्यू देगा V नोट की, या H न्यू नोट बाई E की वैल्यू देगा यहाँ पे, और ये न्यू नोट तो है ही, तो ये आपका आंसर आपके पास आ जाएगा न्यू नोट और H न्यू नोट बाई E देगा V और V नोट एक्सिस पे। When the wavelength of a photon is doubled, how many times its wave number and frequency? wave number होता है बेटे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ डबल कर दी तो वेव नंबर हाफ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है बेटा, तो न्यू किसके बराबर आ जाता है? C बाई लैम्डा। तो वेव नंबर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है भाई, और फ्रीक्वेंसी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ दोनों केस में डबल कर दिया तो वेव नंबर भी ऑफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी भी ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास ये आ जाता है। ऐसे ही आपके पास ये आ गया मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम आपने लिखा था P बराबर है H बाई लैम्डा, ये आपने लिखा था। तो लैम्डा क्या हो जाएगा भाई? H अपॉन P। H की वैल्यू आपको मालूम है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है 6.63। मोमेंटम आपको क्या गिवन है भाई? 5 इंटू 10⁻⁻29 kg मीटर पर सेकेंड।
तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाती है 13.3। आप कैलकुलेट करके देखो इसको, 5 इंटू दिस 13.3 माइक्रोमीटर आपके पास आंसर आएगा। सॉल्व करके देखो आप इसको। ये 10⁻⁻29 ऊपर जाएंगे तो 10⁻⁵ बचेगा। इसको जब हम इधर डिवाइड करेंगे 6.63 को 5 से तो 1.32 समथिंग आएगा, तो उसको 0.1 उधर ले जाएंगे तो 13.3 आ जाएगा भाई। द स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक क्वेश्चन ये 1 नंबर में आया हुआ है। 29 एंड 30th क्वेश्चन ये 4 नंबर में है बेटे, ये 4 नंबर में पूरा आया हुआ है। और ये इस बार 25 में ही नहीं, अगला पिछला बोर्ड का पेपर उठा के दोगे तो बहुत बार आए हुए हैं ये क्वेश्चन। इसी में ही फिर क्वेश्चन नंबर 9 1 नंबर में, स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्ड इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेटल सरफेस इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, लेट m बी द स्लोप, देन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी ऊपर वाला फिर रिपीट हो गया। सेकंड देखो, एक ही पेपर में जो है 4 नंबर में भी आ गया और 1 नंबर में भी ये चीज़ आ गया। तो अभी हमने किसको लिखा था, देखिए H को M ही लिखा था, तो E आपके पास आ जाएगा। देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जब हम उसका ग्राफ बनाते हैं तो M आपको देता है H/E, तो E निकालना है तो H/M हो जाएगा बेटे। तो ऐसे कंसेप्ट आपने याद रखना है। H/M कौन सा बन रहा है, C ऑप्शन ठीक हो गया। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको दे रखी है 450 नैनोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 to 21 आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 17 to 21। तो 20th क्वेश्चन ये 2 नंबर में दे रखा है आपको। तो वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपको पता ही है वर्क फंक्शन क्या होता है, H न्यू नॉट या C/λ0 आ जाएगा। आप फाई सिंपल, जैसे मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में भी एक टाइप जब शुरू किया था तो वहाँ पे भी आपको ये हमने डिस्कस किया था। तो H की वैल्यू पता ही है 6.63 इंटू 10⁻34, ये आप कैलकुलेट कर लोगे। वैल्यू पता ही 3 इंटू 10⁸, और इधर λ0 आपको कितना दे दिया 450 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹। और उसने क्या कहा, इसकी कैलकुलेट वर्क इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बेटे जूल में आएगी, और इसको अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से और डिवाइड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। दूसरा पार्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन ईवी बाय इंसिडेंट रेडिएशंस। तो अभी जो आपने वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फार्मूला उसकी टर्म में निकाला था, Hc 1/λ माइनस 1/λ0। बेटे आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दे रखी है, C पता ही है, प्लैंक कांस्टेंट पता है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे दोबारा आप वही तरीके से 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है आंसर। 1/λ की वैल्यू जो उसने दिया 250 नैनोमीटर, 250 इंटू 10⁻⁹ माइनस में पहले क्या था 1/40, 450 इंटू 10⁻⁹। ये सॉल्व आप कर लेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इस पे जो है आइंस्टाइन इक्वेशन पे न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री में भी शायद आपके आते हैं। तो ऐसे ही ये एक क्वेश्चन और जो है सेम 2 नंबर में आया हुआ है, दूसरे सेट में था ये, कि रेडिएशन ऑफ 2 फ्रीक्वेंसीज आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/1। एक ही मेटल पे एक बार रेडिएशन डाली जिसके फोटोन की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी और जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और
वही फिर दूसरे रेडिएशन जिसकी एनर्जी 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी फोटॉन्स की, और वर्क फंक्शन उसी मेटल पे हमने डाला 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उन्होंने पूछा फाइंड द रेशो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इन 2 केसेस। तो आपको तो पता ही है काइनेटिक एनर्जी K1 लिख लेता हूँ पहले के लिए, E1 पहले केस में फाई नोट, K2 इज इक्वल टू E2 माइनस फाई नोट। आपको हर चीज़ की वैल्यू दे रखी है भाई। पहले केस में जो रेडिएशन था वो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे केस में 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, जो आपने एनर्जी इंसिडेंट की, रेडिएशन इंसिडेंट किया इस पर, और इसका वर्क फंक्शन वही 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो K1/K2 अगर आप निकालते हैं तो K1/K2 क्या हो जाएगा बेटे, K1/K2 आपके पास 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। इट मीन्स 1/5 आ गया भाई रेशो। और K1/K2 ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो आप तो लिखोगे इसको हाफ m V1 स्क्वेयर अपॉन हाफ m V2 स्क्वेयर आ जाता है भाई 1/5, और हाफ m से ये कट कैंसिल हो गया, तो V1/V2 आपके पास √1/5, और V1/V2 आपके पास 1/√5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास इलेक्ट्रॉन फोटोन वाले चैप्टर में आएंगे। अगर आपने ये 2 वीडियो एटम, मॉलिक्यूल एंड न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन फोटोन दोनों को मिला के 12 नंबर का है, दोनों वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, मैंने कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा जो पहले प्रीवियस ईयर्स में नहीं आया, या आगे आने की एक्सपेक्टेशंस भी किस क्वेश्चन की होगी। अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपके 10 से 12 नंबर, जो बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से कर के जाएगा उसके तो पूरे 12/12 आएंगे ही। मैंने हर पार्ट को टच किया, डेरिवेशन कैसी आएंगी, न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो आप ध्यान से करेंगे तो ये 12 नंबर में से 10 से 12 नंबर आप बच्चे ले सकते हैं, चाहे वो अच्छा बच्चा है या बिल्कुल जिसने पहले पढ़ा नहीं, अब ये 2 वीडियो ध्यान से देख लिए और अच्छी तरीके से तैयारी किया तो आपके नंबर ये आ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।